चलिए ओके स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं। आपका 2:15 पे क्विज स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। अच्छा, मीनवाइल जब तक आपका क्विज स्टार्ट होगा तब तक हम इस एग्जांपल को दोबारा एक रिव्यू कर लेते हैं, मैन इन द मिडल। फिर हमारे पास आगे हैशिंग आएगी, हम उसको फिर देखेंगे, ठीक हो गया जी। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं दोबारा। अच्छा बेटे, मैन इन द मिडल अटैक ऐसा है कि इसमें इम्पर्सोनेशन भी होगी, इम्पर्सोनेट अटैक हो गया, जैसे हम मैस क्रिएटिंग कहते हैं। मैस क्रिएटिंग का ये मतलब होता है कि एक शख्स वो बने जो वो है नहीं। तो यहाँ पे डार्क जो है वो एलिस और बॉब के दरमियान में बैठा है। एलिस जो है जब वो की एक्सचेंज करने के लिए अपनी पब्लिक की सेंड करेगी, तो आपका जो डार्थ है ना उसकी पब्लिक की को सॉरी कैप्चर कर लेगा। सिमिलरली आपके पास जो होगा कौन है और उससे पहले डार्थ ने क्या किया होगा, अपनी खुद रैंडमली की x1 और x2 जनरेट की होगी और उसकी पब्लिक की y1 और y2 एलिस और बॉब को सेंड की होगी। तो जब उसकी पब्लिक की आ जाएगी तो वो बॉब को बेसिकली एलिस की पब्लिक की नहीं देगा, जो उसने खुद की जब पब्लिक की जनरेट की हुई है वो सेंड कर देगा। ठीक है, सिमिलरली जब बॉब उसको पब्लिक की सेंड करेगा तो डार्क ने जो अपनी की बनाई हुई थी बॉब वाली पब्लिक की अपने पास रख लेगा और वो किसको भेज देगा, भेज देगा एलिस को। अच्छा, अब बॉब के पास Y1 YA भी है और YB भी है और अगर उसके पास अल्फा की वैल्यू नहीं है, तो वो किसी तरह भी जो एक्चुअल कीज़ हैं वो तो नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ पर अब वो जो भी की भेजेंगे बॉब और एलिस, अब वो अपनी की से नहीं भेजेंगे बल्कि जो डार्क की है उसे भेजेंगे। दिस मीन्स कि अब आपके पास जो भी कम्युनिकेशन होगी, वो जो डार्क है इन बिटवीन बैठ के उसे इंटरसेप्ट करता रहेगा। इंटरसेप्ट करने का मतलब उसे देखता रहेगा और साथ ही साथ वो क्या करता रहेगा, आपकी जितनी भी डेटा है उसको डिक्रिप्ट करता रहेगा और उसे एक्सेस करता रहेगा। यानी मैन इन द मिडल अटैक इस डेफी हेल्पमैन की एक्सचेंज में काफ़ी हद तक पॉसिबल है। अच्छा, एट दिस पॉइंट बॉब एंड एलिस थिंक दैट दे शेयर अ सीक्रेट की। अभी तक उन्हें ये लग रहा है कि उनने सीक्रेट की शेयर की है, बट इंस्टेड बॉब एंड डार्थ शेयर द सीक्रेट की। बॉब और एलिस ने नहीं किया, बॉब एंड डार्थ ने की है। सिमिलरली एलिस ने सोचा कि मैंने बॉब को की सेंड की है, लेकिन उसने बॉब को की सेंड नहीं की, डार्थ के साथ की है। तो अब एलिस जब भी इनक्रिप्ट करके डेटा भेजेगी, तो डार्थ को उसकी की पता होगी, उसको डिक्रिप्ट कर देगा। सिमिलरली बॉब जब भी डेटा भेजा करेगा एलिस को, तो अब एलिस की भी डार्थ को पता होगी और उसको डिक्रिप्ट कर देगा। यानी ये मैन इन द मिडल अटैक हो गया। अब जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी की सारी इनसिक्योर कम्युनिकेशन होगी और सारी का सारा मैसेज जो होगा वो आपके पास क्या होता जाएगा, वो वर्नेबल होगा और हर कोई इसे एक्सेस डालते से एक्सेस कर सकेगा। बेटा आप लोगों का क्विज टाइम स्टार्ट हो गया, आप लोग क्विज अटेम्प्ट करें, फिर हम थोड़ी देर बात करते हैं।
बेटे क्विज में कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप लोग। सर अटेम्प्ट कर लिया क्विज। ठीक हो गया बेटे, बस थोड़ा सा हम टाइम देते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम तो चलता रहेगा, आप लोगों ने मेजॉरिटी ने क्विज अटेम्प्ट भी कर लिए। ठीक हो गया जी। तो अब हमें आपको समझ आ गई कि मैनर ऑफ मिडल अटैक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैनर ऑफ द मिडल अटैक काफ़ी डेंजरस अटैक होता है। तो अच्छा, ये आपको याद होगा हमने ना एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर हमने मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स पढ़े थे। हमने एक्टिव अटैक पढ़ा था, एक हमने पैसिव अटैक पढ़ा था। अच्छा जी, आप जब इनको देखते हैं ना एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक को, तो आप इनको इंडिपेंडेंटली ना देखा करें। इंडिपेंडेंटली मीन्स कि एक अटैक जो है वो बिल्कुल अकेला इस्तेमाल होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मल्टीपल अटैक्स एट द सेम टाइम लॉन्च होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डार्थ की जगह होऊंगा तो डार्थ जब पैसिव एक्टिव अटैक करने लगेगा उससे पहले मैं पैसिव अटैक करूंगा। ठीक है, यानी मैं अगर डार्थ की जगह होता तो मैं पैसिव अटैक करता, तमाम चीज़ें एलिस और बॉब की नोट करता, कैसे वैल्यूज एक्सचेंज करते हैं, और उसमें पैसिव अटैक में मुझे क्यू और एन की वैल्यू पता चल जाती। फिर दूसरी चीज़ मैं क्या करता, मैं उनकी सोशल इंजीनियरिंग करता। सोशल इंजीनियरिंग मीन्स मैं एलिस और बॉब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करता, तो फिर मेरे लिए की को ब्रेक करना भी कंपैरेटिवली आसान हो जाता। तो यहाँ पर जो मैं आपको एक डायमेंशन ऑफ थॉट देना चाहता हूँ वो ये है कि आपके पास कोई भी एक अटैक इंडिपेंडेंटली लॉन्च नहीं होता, बल्कि उसके साथ छोटे-छोटे बहुत सारे अटैक्स भी लॉन्च किए जाते हैं टू गेट द इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है? अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इसमें हमने 2 एल्गोरिदम्स पढ़े, एक हमने पढ़ा आरएसए एल्गोरिदम, दूसरा हमने पढ़ा आपके सामने हमने डेफी-हेल्मन एल्गोरिदम पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारे पास अ, एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन भी है और काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी होती है। हमारे पास की एक्सचेंज में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पर हमने उसकी एक वल्नरेबिलिटी, एक थ्रेड जो रिस्क था, वो भी हमने देखा है कि कैसे बड़ी आसानी से ये की का सारा कॉन्सेप्ट ब्रेकअप भी हो सकता है डेफी-हेल्मन का। अच्छा जी, अब हम ज़रा अब जा रहे हैं कि हमने ये देखा कि जी हमारे पास चीज़ें सिक्योर नहीं है, तो अब हम क्या करें? अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक हैश फंक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। हैशिंग होती क्या है? पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दूँ, फिर हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, हैश जो होता है आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अभी नहीं पढ़ा होगा, आपने इंडेक्सिंग वगैरह नहीं पढ़ी होगी। अगर पढ़ी है तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा, और नहीं भी पढ़ी तो कोई मसला नहीं। अच्छा, हम इंडेक्सिंग के लिए डेटाबेस में इंडेक्स जो हम बनाते हैं, उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? हम हैशिंग यूज़ करते हैं। हैश बेसिकली क्या करता है, आपके पास कोई भी मैसेज होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक मैसेज है, ठीक है? अगर इसका मैं मैथमेटिकल हैश, एक प्रोसेस होता है, मैथमेटिकल प्रोसेस होता है, इसका मैं हैश निकालूँ, मेरे पास एच में लिख देता हूँ एच, मेरे पास मैसेज है, इसका मैं हैश निकालूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? इसके पास ये हैश फंक्शन की वज़ह से यहाँ पर ये चलिए हैशिंग की मदद से मेरे पास एक हैश आ जाएगा। ये मैसेज से साइज़ में बहुत छोटा होगा, लेकिन हैश हमारे पास एक मैथमेटिकल वैल्यू होती है जो किसी ख़ास फंक्शन से आई होती है, और जब इसे कंप्यूट करते हैं तो होता ये है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, वो बेसिकली यूनिक वैल्यू आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ फरहान, ठीक है? तो इसकी एक हैश वैल्यू आ जाएगी, और जब भी माय नेम इज़ फरहान को
मैं दोबारा उसका हैश फंक्शन निकालूँगा, अगर उसमें मैंने डॉट की या एक सिंगल स्पेस की भी चेंज की होगी, तो मेरा जो पहला हैश आया होगा था वैल्यू, वो पुराने वाले से मैच नहीं करेगा। यानी हमारे पास हैश इज़ अ मैकेनिज़्म जिसमें अगर हमारे पास मैसेज में कोई चेंजेज़ आई हों, याद है हमने सीआईए पढ़ा था शुरू में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। इंटीग्रिटी हमें क्या कहता था कि देयर शुड बी नो चेंज इन द डाटा, डाटा में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि जी हम डेटा को सिक्योर करें, डेटा को सिक्योर करें, डेटा को एन्क्रिप्ट करें, कोई डेटा को देख के समझ भी ना सके। जैसे अभी मैन इन द मिडल अटैक देखा था, इसमें तो हमारे पास क्या हो सकता है बड़ी आसानी से कोई भी की को ले सकता है और फिर उसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने रिसीवर को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने डेटा सेंड किया था, वो ये डेटा नहीं था, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि मैं अपने मैसेज के साथ उसका हैश फंक्शन कैलकुलेट करके, उसका हैश फंक्शन से कैलकुलेट करके हैश भेजूँगा। जब मैं उसका हैश भेजूँगा, तो जब मेरा रिसीवर जो है, डेटा को रिसीव करेगा, तो वो भी उसका हैश कैलकुलेट करेगा। और जो मैंने हैश भेजा था, वैल्यू भेजी थी, और जो उसने हैश वैल्यू कैलकुलेट की है, अगर उसमें डिफरेंस आता है, तो इट मीन्स या तो डेटा आपके रास्ते में करप्ट हो गया है, या अगर डेटा करप्ट नहीं हुआ, तो डेटा रास्ते में चेंज हो गया है। डेटा चेंज होने का मतलब है उस डेटा की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। जब इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, दिस मीन्स आपके पास जो ये सेशन है, ये भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जो आपके पास पहली कम्युनिकेशन थी, वो भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। तो यानी डेटा में अगर कोई चेंज ना आए, ठीक है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं? हम विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन करते हैं, ठीक है? अच्छा बेटे, ये सारी चीज़ें जो मैंने कही हैं, इनको कोई अपनी ज़ुबान में बता सकता है, अपने अल्फ़ाज़ में बता सकते हैं कि ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को समझ आई है नहीं है। जी फ़ातिमा बेटा आप बताएँगी? जो फ़ातिमा है जी, बेटी। सर इसमें ये होता है कि हम एक मैसेज सेंड करते हैं, उसके बाद उसके उसके ऊपर हैश फंक्शन यूज़ करते हैं, उसके बाद वो मैसेज हैश की फॉर्म में इनक्रिप्ट हो जाता है। इसके बाद वही मैसेज डिक्रिप्शन के लिए जब रिसीवर के पास जाता है, तो वो भी सेम फंक्शन उसको अप्लाई करना होता है उस मैसेज के ऊपर, उसको ठीक, डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है। वेरी गुड बेटे। अच्छा यहाँ पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बेटे वही मसला आया। बेटे ये एन्क्रिप्शन प्रोसेस नहीं है। ये सारे सुन ले, इट इज़ नॉट एन एन्क्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सी डेली लाइफ़ का एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी अम्मी को एक ख़त लिखा, ठीक है? और मैंने कहा कि जी मैं ना जुम्मे की शाम को 7 बजे घर पहुँच जाऊँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल। अब उसके नीचे मैंने कोई मैकेनिज़्म नहीं पता कि मैं मेरी अम्मी कैसे वेरीफ़ाई कर सकेंगी ये फरहान ने मैसेज लिखे। अब अगर मेरी अम्मी के पास वो लेटर आता है और अम्मी वेरीफ़ाई करना चाहें कि ये लेटर वाक़ई फरहान ने भेजा है, तो देयर शुड बी अ मैकेनिज़्म। उसे रास्ते में तो कोई चेंज भी कर सकता है ना? 1 मिनट बेटे। अच्छा जी, तो कैसे वेरीफ़ाई करेंगी कि ये मैसेज फरहान ने भेजा है, और अगर फरहान ने ही भेजा है तो इसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुई? उनके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं है, ठीक है? उनके पास देयर इज़ नो मैकेनिज़्म। तो अगर हमारे पास जो मैसेज है उसमें कोई चेंज आ जाए हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन में भी, तो हमारे पास देयर इज़ नो मैकेनिज़्म कि हम वेरीफ़ाई कर सकें कि ये मैसेज फरहान ने भेजा है और फरहान के बाद इस मैसेज में कोई चेंजेस नहीं आई। ये बात कि फरहान ने भेजा है, वो तो हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कर सकते हैं कि यूज़र की ऑथेंटिकेशन हमने लास्ट टाइम आरएसए में देखा था कि वो हो जाती है। ठीक हो गया। लेकिन इस चीज़ को टू मेक श्योर कि इस मैसेज में कोई चेंज नहीं आएगी, इसके लिए हम हैश करते हैं। अच्छा, मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फ़ाइल भेजने लगा हूँ आपको।
ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल भेजी फॉर एग्जांपल आमिर साहब को। आमिर साहब हमारे एक फैकल्टी मेंबर हैं, मैंने एक फ़ाइल भेजी। अब आमिर साहब ये वेरीफ़ाई करना चाहते हैं कि ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इस फ़ाइल में कोई चेंजेस तो नहीं आई। वो कैसे ऑथेंटिकेट करेंगे? मैं क्या करूँगा, जब मैं फ़ाइल भेजूँगा ना, तो उस फ़ाइल का मैं हैश फंक्शन यानी हैश फंक्शन से हैश वैल्यू कैलकुलेट कर दूँगा। अच्छा, मैंने जब फ़ाइल भेजी उसके साथ मैंने हैश वैल्यू भी भेज दी। फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ते में एक शख्स था, उसने उस फ़ाइल को लिया और उसमें चेंजेस कर दी, करप्ट कर दिया। अच्छा, अब हैश फंक्शन में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जब वो फ़ाइल आमिर साहब के पास पहुँचेगी, तो वो क्या करेंगे, वो फ़ाइल लेंगे और उसका हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और जब वो हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उस हैश वैल्यू को मेरी हैश वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों हैश वैल्यू इक्वल हुई, दिस मीन्स कि देयर इज़ नो चेंज इन द मैसेज। अगर उसमें थोड़ा-सा भी डिफरेंस हुआ, तो दिस मीन्स कि आपके पास ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन डेटा में चेंजेस आई हैं और अब आमिर साहब उस मैसेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हैश वैल्यू इज़ एक्चुअली मैसेज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़्म। ये क्या है? इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम मैसेज को ऑथेंटिकेट करते हैं। मैसेज को ऑथेंटिकेट करते हैं। बेटे बात समझ आ गई? तो आपने यस सर। ठीक हो गया? मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए हैश को इस्तेमाल करना है, उसके बगैर नहीं करना। ओके, मैंने कुछ ज़्यादा एम्फसाइज़ कर दिया था ऑथेंटिकेशन पे, तो रिज़्यूम ने कहा जी बस करें, काफ़ी हो गया। ठीक हो गया, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, a hash function H accepts a variable length block of data M as input and produce a fixed size hash value. A good hash function has the property that the result of applying the hash to get a large set of input will produce output that are evenly distributed and apparently random. ठीक है, आपके पास जो अच्छा हैश एल्गोरिदम होता है, वो आपके रिजल्ट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपके पास अपरेंटली रैंडम नंबर्स आते हैं, यानी सेम नंबर रिपीट नहीं होते। इन जनरल टर्म्स द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट अ हैश फंक्शन इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा में चेंजेस ना आए उसकी बात कर रहे हैं। अ चेंज टू एनी बिट और बिट्स इन एम विद हाई प्रोबेबिलिटी द चेंज इन द हैश कोड। अगर मेरे पास एक बिट या किसी भी नंबर ऑफ बिट्स की चेंज आएगी, तो आपके पास जो हैश वैल्यू आएगी वो टोटली तब्दील आएगी। ठीक है, उसमें रैंडमली तब्दीली आएगी, यानी वो सेम वैल्यू नहीं होगी। The kind of hash function needed for security application is referred to a cryptographic hash function. A cryptographic hash function is an algorithm which is computationally infeasible because no attack is significantly more sufficient than brute force to find either. बेटे जैसे हमने बात की ना, हमारे पास हैश फंक्शन जो है वो भी ब्रूट फोर्स से तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी इसको नहीं कर सकता, ब्रेक नहीं कर सकता। अ डेटा ऑब्जेक्ट दैट मैप्स अ प्री स्पेसिफाइड हैश रिजल्ट वन वे प्रॉपर्टी। ये हमेशा वन वे प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मैसेज से हैश फंक्शन अप्लाई करके हैश वैल्यू अप्लाई निकालूंगा, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि मैं हैश वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए मैसेज निकाल सकता हूँ। ये वन वे है। ये मैसेज से सिर्फ हैश निकलेगा, हैश से मैसेज नहीं निकल सकता, तो ये वन वे प्रॉपर्टी है। तो इसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। Two data objects that maps to the same hash result, the collision free property, because these characteristic hash are often used to determine the whether or not data has changed. इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि दो हैश वैल्यूज के सेम हैश फंक्शन आ जाए। करोड़ों अरबों में ये चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा बहुत कम चांसेस होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं कि आपके पास सेम वैल्यू आ जाए। द टिपिकल इनपुट इज स्प्रेडेड आउट ऑफ इंटीजर। हमारे पास जो हैश की वैल्यू होती है वो 1024 होती है, बिट्स में होती है। अगर हमारे पास इसमें कोई डेटा कम हो, तो बेटे हम इसमें पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग का मतलब होता है हम एडिशनल बिट्स डाल के इसको पूरा कर लेते हैं। द पैडेड बिट्स ऑफ लेंथ ओरिजिनल ये आ गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है बेटे, हमारे पास ये मैसेज आ गया एल बिट्स का, यानी उसका साइज है, और हमने उसको ये एल बिट्स आ गई। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इनपुट किया हैश फंक्शन में। एच ये जो आपके पास रखना है, ये से क्या कहते हैं, जो भी आपके पास सिंबल है, इसमें आपके पास गया और आपके पास एक फिक्स सर ये को ट्रेपीजियम है। जी सर ये ट्रेपीजियम शेप होती है। ठीक हो गया बेटे, ट्रेपीजियम है। ठीक है, ट्रेपीजियम जो आपके पास हैश फंक्शन है, उससे आपके पास एक फिक्स्ड हैश कोड निकला, और ये हैश कोड जो आपके पास फिक्स है। अच्छा, ये वन वे प्रॉपर्टी कैसी है, ये इस तरह तो हो सकती है, यानी मैसेज से हैश फंक्शन दोबारा भी जनरेट करें और अगर मैसेज में चेंज नहीं आए तो सेम होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से वापस आने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं। तो अगर किसी के पास ये वैल्यू आ भी जाती है तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
अच्छा जी, हमारे पास काफ़ी काम रहता है, हम थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज ऑथेंटिकेशन क्या होती है कि हम मैसेज को वेरीफाई करें कि हमारे पास जो मैसेज है उसमें चेंज आया या नहीं आया। ठीक है। अच्छा, फिगर 11.2 हम देखते हैं, इसको ज़रा हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम वन बाय वन केसेस डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है, हमने मैसेज को लिया, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर इसमें आते हैं। ठीक है, द मैसेज प्लस एंड concatenated hash code is encrypted using symmetric encryption because only A and B share the secret key. Uh, the message must have come from the A and has not been altered. मैं बेटे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेटे मैंने मैसेज लिया, ठीक है, मैसेज का हैश कोड निकाला, ठीक है, और मैसेज और हैश कोड को कैनकेटिनेट कर दिया, दोनों को कंबाइन कर लिया, और फिर उससे की के जरिए मैंने क्या कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया, ताकि रास्ते में कोई भी हैकर इसको लेके मैसेज नया बना के उसके साथ हैश कोड नया डाल के भेज के ये ना कहे कि जी ये मेरा मैसेज था और ये सोर्स सेज ने भेजा। तो इन बिटवीन कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए इनक्रिप्ट कर दिया। अब जैसे ही आपके पास ये मैसेज रिसीव हुआ सोर्स डेस्टिनेशन बी पे, उसे डिक्रिप्ट किया गया। डिक्रिप्ट करने के बाद मैसेज को हैश कोड से अलहदा किया गया, मैसेज का दोबारा हैश कोड निकाला गया और जो भेजा वाला हैश कोड था उसको और जो नया हैश कोड जनरेट किया है उसे कंपेयर किया। अगर दोनों सेम होंगे दिस मीन्स के डेटा आपका अनऑल्टर्ड, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, सही आया। सिचुएशन बी क्या होगी? सिचुएशन बी ये होगी कि आपने मैसेज लिया है और ये आप पब्लिक वेबसाइट पे कर रहे हैं, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने मैसेज लिया, उसका हैश कोड किया, आपने सिर्फ हैश कोड को इनक्रिप्ट किया, मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं किया, और आपने हैश कोड को इनक्रिप्ट करके आपने कैनकेटिनेट करके भेज दिया। यहाँ पर हमने मैसेज को इनक्रिप्ट नहीं किया, यानी हम यहाँ पर मैसेज की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे। अच्छा, जब आपका मैसेज रिसीव हो गया, आपने मैसेज को अलहदा किया, उसका हैश कोड जनरेट किया, और जो आपके पास था इनक्रिप्टेड मैसेज उसे डिक्रिप्ट करके उसको दोबारा कंपेयर किया। यहाँ पर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं इस बी में, बेसिकली हम ये करना चाह रहे हैं कि हम मैसेज को लेते हैं, उसका हैश कोड जनरेट करते हैं और उस हैश कोड को इनक्रिप्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें डेटा पब्लिकली अवेलेबल होता है, लेकिन जब वो डेटा मेरे कंप्यूटर पे आएगा तो मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि ये डेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, क्योंकि पब्लिक डेटा अवेलेबल है। पब्लिक डेटा को मैं इनक्रिप्ट नहीं करता, पब्लिकली अवेलेबल डेटा को मैं इनक्रिप्ट क्यों करूंगा, तो सारों को पता है, तो उसको मुझे उसको इनक्रिप्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, मुझे ये चीज श्योर करनी है कि उसमें कोई डेटा चेंज तो नहीं आया, तो उस चेंज से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ हैश कोड को इनक्रिप्ट करूंगा, ताकि जब मैसेज मेरे पास आए या डेटा मेरे पास आए या फाइल मेरे पास आए तो मैं उसको वेरीफाई कर सकूं इस प्रोसेस से। सिमिलरली आप बहुत सारी फाइल्स आपके पास, ये आप लोग नोट भी करना, आपके पास डाउनलोडिंग के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे पड़ी होती हैं, उनके साथ लिखा होता है SHA कोड, SHA कोड। SHA इज ए एल्गोरिदम जिसके जरिए हम मैसेज ऑथेंटिकेशन करते हैं। अब वो वहाँ पर वेबसाइट्स ने उनके कोड्स, हैश फंक्शंस या SHA कोड्स इसलिए दिए होते हैं ताकि जब यूजर उसको अपने सिस्टम पे लेके आए तो वो मेक श्योर करे कि जी ये जो फाइल मैंने डाउनलोड की है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इसमें कोई बिट्स ऑल्टर नहीं, तो ये इन किस्म की एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक दूसरा मैकेनिज्म क्या है? दूसरा मैकेनिज्म ये हम सी की बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने मैसेज को भी लिया, ठीक है, उसमें हमने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाली जो किसी को नहीं पता थी, और हमने इसका हैश फंक्शन निकाल दिया। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सिर्फ डेस्टिनेशन को पता थी, और हमने मैसेज और इसको कैनकेटिनेट, हैश फंक्शन कैनकेटिनेट करके भेज दिया। यहाँ पर कोई हमने इंक्रिप्शन नहीं की, ना हमने हैश को इनक्रिप्ट किया, ना ही हमने डेटा को इनक्रिप्ट किया। जब हम रिसीवर पे पहुंच गए तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैसेज को उठाया और हमने क्या किया, मैसेज के साथ वही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऐड की, ठीक है, और उसका हैश फंक्शन निकाला, और जो हमारे पास सेंडेड हैश वैल्यू थी उसको भी निकाल के हमने पहले के साथ कंपेयर किया। अब ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या तो सिर्फ सोर्स को पता हो सकती है या डेस्टिनेशन को पता होगी, तो इसमें अगर कोई चेंजेस हुई होंगी तब भी पता चल जाएगा। ये भी एक टेक्निक है। ठीक हो गया। हमारे पास फिर एक और एग्जांपल है, इसमें हमने मैसेज लिया, मैसेज के साथ हमने क्या किया, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाली, उसका हैश कोड निकाला, दोनों को कंकैटिनेट किया, दोनों को इनक्रिप्ट किया, फिर इनक्रिप्ट करके भेजा। यहाँ पर हमने मैसेज को भी सिक्योर कर दिया, मैसेज को डिक्रिप्ट किया,
मैसेज को लेके उसमें सीक्रेट इन्फॉर्मेशन डाल के फिर हैश कोड निकाल के उसके निकाला और फिर हमारे पास जो दूसरा हैश कोड था कंपेयर किया। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मैसेज की ऑथेंटिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि जी हम कॉन्फिडेंशियलिटी मीन डेटा किसी को ना देखें। When confidentiality is not required, method B has an advantage over method A and D. Q, which encrypts the entire message, is in a less computation is required. Computation कम चाहिए होगी. There has been growing interest in the technique that avoids encryption. Encryption avoid करने की several reasons हैं. वो क्या है? Encryption software is relatively slow, time consuming होते हैं. Even though the amount of data to encrypt per message is small, there may be steady stream of message into the हमारे पास छोटे मैसेज होते हैं लेकिन फिर भी इंक्रिप्शन के प्रोसेस ही स्लो कर देता है। इंक्रिप्शन हार्डवेयर कॉस्ट आर नॉट नेग्लिजिबल। जो आपके पास इंक्रिप्शन हार्डवेयर कॉस्ट है, ठीक है, जो आपके पास हार्डवेयर यूज होते हैं इंक्रिप्शन के लिए, वो भी कम नहीं है। लो कॉस्ट चिप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DES आर अवेलेबल बट द कॉस्ट एडर्स टू ऑल नोड्स द नेटवर्क मस्ट बी कंपैटिबिलिटी। इसका ये मतलब है कि जी अगर मैं हार्डवेयर के जरिए भी इंक्रिप्ट करूँ ना तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऐड होती है, तो ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रिप्शन हार्डवेयर ऑप्टिमाइज्ड टुवर्ड्स लार्ज डेटा साइज, ज़्यादा डेटा के लिए होते हैं। और स्मॉल डेटा ब्लॉक्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम इज स्पेंट इनिशियली। इसका मतलब ये हुआ कि जी हमारे पास जो चिप्स बने होते हैं ना, हार्डवेयर चिप्स होते हैं, वो लार्ज डेटा के लिए बने होते हैं। जब मैं उसमें स्मॉल डेटा देता हूँ तो वो उतना ही टाइम लेते हैं जितना मेरे पास लार्ज डेटा के लिए होता है। तो ये इंक्रिप्शन जो है लोग इतना पसंद नहीं करते। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम में बी covered by patents and there is a cost associated with the licensing. हमारे पास मोस्टली जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं वो कंपनीज ने बनाए होते हैं, और जब आप इंक्रिप्शन एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है, तो आपके पास बहुत सारी कॉस्ट ऐड हो जाती है। हम ओके हम यूजली ये करते हैं कि हमारे पास हम हैश वैल्यू की जगह हम इसको एक नाम देते हैं। हम उसको नाम दे देते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास वही की हैश वैल्यू से जो आपके पास हैश वैल्यू आती है ये वही होता है। और इन केस इंस्टेड हम उसे कहेंगे जी हमने हैश अटैच किया है, तो मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड इज अ बेटर वर्ड कि जो अपने मीनिंग भी बता दे कि इसके जरिए हम क्या करते हैं, मैसेज को ऑथेंटिकेट करते हैं। अच्छा, ये हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये हैश की which is similar to the message authentication is a digital signature। यहाँ पर ये मैसेज की ऑथेंटिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर यूजर ऑथेंटिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिजिटल सिग्नेचर को पहले भी डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था ये यूजर की ऑथेंटिकेशन की बात करें। The operation of digital signature is similar to that of the MAC. In case of digital signature, the hash value of the message is encrypted with user's private key। ठीक है, ये हमने यूजर की प्राइवेट की के साथ उसे इंक्रिप्ट किया जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ है RSA में, ताकि जब हम उसे डिक्रिप्ट करें तो हमें पता चल जाए। हम यूजर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैसेज सेंड करने वाला कौन सा शख्स है। तो ये चीज़ हम एक्चुअली डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने ये कहा था कि हमें यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। In this case, the attacker who wishes to alter the message would need to know the user's private key also। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो अब आपके पास यहाँ पर ये एग्जांपल्स हैं, कुछ हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि डिजिटल सिग्नेचर्स को मेक श्योर कर रहे हैं। मैसेज लिया, उसकी हमने हैश वैल्यू निकाली और हमने हैश वैल्यू के साथ हमने उसको प्राइवेट की के साथ क्या कर दिया, इंक्रिप्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब हमने दोनों को सेंड किया। अब जब ये डेस्टिनेशन पे जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास दो काम हो रहे हैं। एक तो मैसेज को ऑथेंटिकेट भी किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ हैश वैल्यू, और जब हैश कोड को हम डिक्रिप्ट करेंगे तो हम किसी खास पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारे पास ये भी ऑथेंटिकेट हो जाएगा कि ये सोर्स ए ने भेजा था। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। एक तो साथ साथ हम इंक्रिप्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम उसको यूजर को भी ऑथेंटिकेट करेंगे, यानी डिजिटल सिग्नेचर। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम यहाँ पर ये वाला प्रोसेस कर लें, मैसेज लें, उसका हैश लें, उसको इनक्रिप्ट कर दें प्राइवेट की ऑफ ए से, और पूरे मैसेज को कंकैटिनेट करके फिर इनक्रिप्ट कर दें। और यहाँ पर भी हम यूज़र को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। प्रोसेस विल बी कि हम इसे यहाँ पर दोबारा डिक्रिप्ट करेंगे, मैसेज को अलहदा करेंगे, की को अलहदा करेंगे, हैश वैल्यू को अलहदा करेंगे, हैश मैसेज के दोबारा हम हैश वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, हम उसे डिक्रिप्ट करेंगे और हम कंपेयर करेंगे। दिस इज हाउ इट विल वर्क। अच्छा जी, ये चीज़ हमारे पास हो गई।
अच्छा, अब हमारे पास कुछ और इसकी क्या है एप्लीकेशंस हैं, ये आप लोग ज़रा देख लेना, ठीक है? इसको हम पढ़ लेते हैं। हैश फंक्शंस आर कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट वन वे पासवर्ड फाइल। ये वन वे होती है, मैंने आपको बताया, ये टू वे नहीं होती। In which of a hash of a password is stored in operating system rather than a password itself। अच्छा, होता ये ये वैसे आपने शायद मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही होता है। मोस्टली ये होता है कि आपके पास, मैं इसको समराइज करके बता रहा हूँ, आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसमें एक फाइल होती है जिसमें तमाम यूजर्स के नाम होते हैं और उनके पासवर्ड्स भी स्टोर हुए होते हैं। ठीक हो गया? शुरू में जब हम, ये मैं आपको 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी सिक्योरिटी बहुत कम होती थी। तो मोस्टली अगर आप किसी को अपना लैपटॉप ऑन करके देते हैं ना, मोस्टली लोग करते हैं जी, अपना पासवर्ड डाल के आपको दे देते हैं और आप पासवर्ड वगैरह को चेंज भी नहीं कर सकते। तो एक स्पेसिफिक फाइल होती थी, उस फाइल को हम जाके कॉपी कर लेते थे और या उसमें हम उनका पासवर्ड जाके देख लेते थे। तो जब देख लेते थे तो फिर हम उसका लैपटॉप या उसका सिस्टम कभी भी यूज़ कर सकते थे और उससे पूछे बगैर यूज़ कर सकते थे। तो यानी हम उसको फिर उसमें बाज़ दफ़ा तो हम अपने जब स्टूडेंट्स थे तो हम तंग करने के लिए अपने फ्रेंड्स को उनका पासवर्ड भी चेंज कर लेते। तो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल होती है जिसमें तमाम के तमाम पासवर्ड स्टोर हुए होते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब ये इस तरह की चीज़ें होने लगी, सिक्योरिटी ब्रीच होने लगी, तो अब वहाँ पर हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ने अब वो जो आपके पासवर्ड्स हैं, जो स्टोर है, वो भी हैश वैल्यू में क्या होता है, स्टोर किए जाते हैं। अब उससे ये होता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो वन वे से उसे क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, लेकिन हमें अगर हैश वैल्यू पता चल जाए तो ये तो हैश वैल्यू से हमारे पास उसका पासवर्ड तो नहीं आ सकता, तो वो नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये अब वहाँ पर जो आपके पास मैसेजेस या आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो भी अब आपके पास इसी तरह स्टोर होते हैं, ठीक हो गया? तो ये अनदर इट्स अ वे ऑफ हैश के और भी सिक्योरिटी के अलावा भी और फीचर्स, जैसे मैं डेटाबेस की डायरेक्टरी की और उसकी बात कर रहा था। जी, जी बेटे पूछे। सर मैंने पूछा था, इस तरह हैश से हम एक सर्टेन चीज की वैल्यू निकालते हैं, एक सर्टेन टेक्स्ट, एक पास कोड की, तो हम पे ब्रूट फोर्स यूज कर सकते हैं हैश वैल्यू के साथ उसको निकालने के लिए। सपोज एक पास कोड है, उसको वो करने के लिए। जी, आप कर सकते हैं ब्रूट फोर्स। तो देखिए ना, एक आपके पास वो है प्रूवन टेक्निक है जिसके ज़रिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, बट उसकी कंप्यूटेशन टाइम, उसकी प्रोसेसिंग इतनी ज़्यादा होती है कि इट बिकम्स इनफिजिबल, ठीक है? और उसके लिए ना, यस जैसे सर। मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्लाई भी करना है तो उसमें थोड़ी सी आपकी इंटेलिजेंस अगर आ जाए तो ब्रूट फोर्स का टाइम रिड्यूस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक शख्स की है, उसको मैंने ब्रेक करना है, उससे पहले मैं उसकी सोशल इंजीनियरिंग कर लूँ, यानी उससे उसको देख लूँ उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस लोगों से, किन किन लोगों से बात करता है, कौन कौन सी वेबसाइट्स को एक्सेस करता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव अटैक। तो जब मेरा पैसिव अटैक की नॉलेज मेरे पास आ जाएगी और मैं ब्रूट फोर्स का सेट छोटा करके उसे दूंगा, तो शायद वो जल्दी कंप्यूट कर ले। तो ये थोड़ी सी इंटेलिजेंट वे में भी आप ब्रूट फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन उसे हम यस ब्रूट सर। फोर्स नहीं कहेंगे, फिर हम उसे कोई और नाम देंगे, क्योंकि ब्रूट फोर्स में तमाम पॉसिबिलिटीज आप चेक करते हैं। अच्छा बेटे, ठीक हो गया जी। हम अपना लेक्चर यहाँ पर आप ख़त्म कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट इन सिक्योरिटी जो है, ये वाला टॉपिक, और आपके पास रिक्वायरमेंट फॉर क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे आप। और इसका मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में क्या लूँगा, क्विज लूँगा, ठीक है? तो आपका जो नेक्स्ट क्विज होगा वो रिक्वायरमेंट इन सिक्योरिटी से होगा। ये बेटे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पढ़ना है। मेरी तरफ से ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक हो गया? बेटे, आज के लेक्चर से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। नो अच्छा, सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, ओके बेटे, फिर हम अपनी क्लास का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, खुदा हाफ़िज़।